गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक लेंगे, कीन्सियंस मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, रोजगार व आय का केन्स का मॉडल। कीन्स ने 1936 में अपनी बुक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में रोजगार निर्धारण का एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें कीन्स ने प्रभावपूर्ण मांग को रोजगार निर्धारण का बिंदु माना है। कीन्स के अनुसार रोजगार का जो निर्धारण है वह समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति के साम्य द्वारा होता है। कीन्स ने प्रभावपूर्ण मांग को पूर्ण रोजगार निर्धारण का बिंदु माना है, परंतु कीन्स के अनुसार अल्पकाल में प्रभावपूर्ण मांग के बिंदु पर भी बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है, जिसे समग्र मांग में वृद्धि करके पूर्ण रोजगार में बदला जा सकता है। अब इस सिद्धांत की हम कुछ मान्यताएं देखते हैं, जैसे अल्पकाल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी स्थिर रहती है। विनियोग की मात्रा पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। यह एक अल्पकालीन विश्लेषण है, अल्पकाल में ही लागू होगा। इसमें अर्थव्यवस्था बंद है। उत्पादन में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। मुद्रा विनिमय माध्यम के साथ साथ मूल्य संचय का आधार है। अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति एवं ब्याज की दर स्थिर रहती है। इस सिद्धांत की ये सब मान्यता है। अब हम इस सिद्धांत में जैसे कि बताया है, समग्र मांग व समग्र पूर्ति वक्र जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वही प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होता है। अब हम देखते हैं समग्र मांग होता क्या है। समग्र मांग वक्र एग्रीगेट डिमांड कर्व। समग्र मांग वह कुल व्यय है जो एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तु तथा सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार है। यह हम कह सकते हैं कि एक दिए हुए समय में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, उपभोक्ता, फर्म, सरकार अपनी इच्छा से जो कुल राशि खर्च करते हैं वह समग्र मांग कहलाती है। तो समग्र मांग को हम एक तरह से कह सकते हैं ये उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय दोनों का योग है। उपभोग व्यय को हम सी से डिनोट करें और निवेश व्यय को आई से, तो समग्र मांग सी प्लस आई के बराबर होगा। समग्र मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ये इस बात को दर्शाता है कि विभिन्न समग्र कीमतों पर उपभोक्ता फर्में सरकारें कितनी कुल खरीद करेंगे। समग्र मांग वक्र बनाते समय केवल समग्र कीमत स्तर का परिवर्तन ही लिया जाता है और अन्य बातें स्थिर रखी जाती हैं। समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या होती है? एक दिए हुए समय में एक राष्ट्र की व्यावसायिक फर्में जो कुल वस्तुएं व सेवाएं उत्पादित करने और बेचने को इच्छुक होती हैं उसे समग्र पूर्ति कहते हैं। उपभोग सी तथा बचत एज सेविंग के कुल जोड़ द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो जो समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई होगी वो उपभोग प्लस बचत का योग होगी, सी प्लस एस। समग्र पूर्ति वक्र ऊपर की ओर जाता है। यह वस्तुओं व सेवाओं की उस मात्रा को दर्शाती है जिसे व्यावसायिक फर्में प्रत्येक कीमत स्तर पर उत्पादित करने तथा बेचने को इच्छुक होती हैं। समय पूर्ति के निर्माण में केवल कीमत स्तर का परिवर्तन ही लिया जाता है और इसमें भी अन्य बातों को स्थिर रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग क्या होता है। इफेक्टिव डिमांड। प्रभावपूर्ण मांग पूर्ण रोजगार निर्धारण का बिंदु होती है। यह वह कीमत होती है जो उत्पादक को वास्तव में प्राप्त होती है, अर्थात ये उत्पादक की वास्तविक आय को दर्शाती है। यदि प्रभावपूर्ण मांग के बिंदु पर बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो समग्र मांग में वृद्धि करके नए प्रभावपूर्ण मांग के बिंदु की स्थापना करके पूर्ण रोजगार की स्थिति लाई जा सकती है। अर्थात जिस बिंदु पर समग्र मांग वक्र समग्र पूर्ति वक्र को काटता है वह प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होता है। अब इसे हम एक चित्र द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ चित्र ए में सबसे पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे हमने रोजगार का स्तर लिया है N1 N और लिया समग्र मांग व समग्र पूर्ति या प्रत्याशित आय या आवश्यक आय। चित्र ए में हम देख सकते हैं यहाँ जो ए डी है वह समग्र मांग वक्र है और ए एस है वह समग्र पूर्ति वक्र है। ये दोनों वक्र ई बिंदु
पर एक दूसरे को काटते हैं, यही प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। जैसे कीन्स ने कहा था, जब समग्र मांग व समग्र पूर्ति बराबर होंगे वही प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होगा। तो ये दोनों ई बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ ई बिंदु है वो प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। और इस संतुलन की अवस्था में रोजगार का स्तर ON है। यदि रोजगार का स्तर ON1 हो तो यह समग्र मांग वक्र AN1 समग्र पूर्ति वक्र BN1 से अधिक है। तो हमने देखा यहाँ AN1 इज ग्रेटर देन BN1, अतः AB के बराबर अधिक सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। यहाँ अधिक व्यक्तियों को रोजगार पर रखना लाभप्रद होगा। इसके विपरीत अगर रोजगार का स्तर ON से आगे बढ़ाया जाए NF पे, तो यहाँ प्रत्याशित आय CNF आवश्यक आय GNF से कम है। CNF इज लेस देन GNF, अतः उद्यमियों को GC के समतुल्य हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण का बिंदु ही रोजगार के स्तर का निर्धारित करता है। अब हम चित्र बी में देखेंगे। समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन के सामने से निर्धारित प्रभावपूर्ण मांग पर संतुलन में जो रोजगार स्तर पर निर्धारित होता है वह सदैव पूर्ण रोजगार स्तर होना आवश्यक नहीं है। यह अल्प रोजगार संतुलन भी हो सकता है। चित्र में प्रभावपूर्ण मांग के ई बिंदु पर स्थापित संतुलन पर रोजगार ON है जो पूर्ण रोजगार के स्तर ONF से कम है। अतः पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंचने के लिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि आवश्यक है। समग्र मांग फलन में वृद्धि करके ही प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु अल्प रोजगार के ई बिंदु से पूर्ण रोजगार के E' बिंदु तक बढ़ाया जा सकता है। चित्र में AD' बढ़ा हुआ समग्र मांग वक्र है जिसके द्वारा प्रभावपूर्ण मांग का नया बिंदु E' प्राप्त होता है जहां हम पूर्ण रोजगार के स्तर ONF पर पहुंच जाते हैं। स्पष्ट है कि प्रभावपूर्ण मांग पर सदैव पूर्ण रोजगार हो आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से हम समग्र मांग में वृद्धि करके पूर्ण रोजगार के बिंदु पर पहुंच सकते हैं।